जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और उसके 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में था विद्युत फ्लक्स और सेकंड पार्ट में था गाउस का नियम और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं एक बार वो 2 वीडियोस देख ले ताकि उनको इस वीडियो में या जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे टॉपिक पढ़ रहे इसमें कोई समस्या ना आए। ओके, टॉपिक के अनुसार चलते हैं। टॉपिक है हमारा गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण। किसके कारण? अनंत रेखीय आवेश के कारण। मतलब आवेश वितरित किया गया है किस प्रकार से? एक रेखीय अवस्था में वितरित किया गया है। ओके, और हमने कल आवेश वितरण 3 प्रकार से देखे थे। फर्स्ट था रेखीय आवेश वितरण, सेकंड था पृष्ठीय आवेश वितरण और थर्ड था आयतन आवेश वितरण। तो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेट करता है? रेखीय आवेश वितरण से रिलेट करता है। और हमने वहां 3 भौतिक राशियां देखी थी। कौन कौन सी? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो हम लोग वहां से देख सकते हैं कि हमारे पास जो भौतिक राशि यहाँ पे कौन सी काम में आ सकती है? रेखीय के अनुसार आ सकती है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हमने किसे दिखाया था? लैम्डा से दिखाया था। ओके, और हमने कहा था कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा थी उसको हमने कहा था रेखीय आवेश घनत्व। तो मैं मानता हूं मैं एक अनंत रेखीय आवेश तार लेता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक रेखीय आवेशित तार है, इस प्रकार से आवेशित किया गया है। ये एक तार है जो अनंत आकार का है। ये लीजिए, कितने आकार का? ये अनंत आकार का है। ओके, और इसको हमने आवेशित किया है धनावेश से। ये लीजिए, मैंने इसको किस आवेश से आवेशित किया है? धनावेश से। ये ऋणावेश से भी आवेशित हो सकता है। ओके, ये अनंत आकार का तार है। ओके, जिसका यहां पर कोई मिड पॉइंट है ओ। कौन सा पॉइंट है? ओ है। ओके, इस तार के कारण, इस आवेशित तार के कारण मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो मैं मानता हूं, मैं क्या मानता हूं कि मेरे पास कोई एक अनंत आकार का आवेशित तार है जिसके ऊपर धनावेश वितरित है, या मैं इसे कह सकता हूं कि अनंत रेखीय आवेशित तार के ऊपर रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है वो वितरित किया गया है। ओके, हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग किसी ना किसी एक पॉइंट पे ज्ञात करेंगे, किसी ना किसी एक पॉइंट पे ज्ञात करेंगे। तो मैं मानता हूं इस ओ से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। ये लीजिए, इस ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, तो कल हमने देखा था गाउस का नियम। हमने क्या देखा था? गाउस का नियम। उस गाउस के नियम से हमने क्या देखा था? हमने देखा था हम लोग वहां से फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसी लेसन का फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने देखा था कि जो फ्लक्स का गणितीय मान होता है फाई बराबर वो होता था E सदिश डॉट S सदिश। और यदि हम लोग अल्पांश के रूप में लें तो हो गया था डी फाई बराबर E सदिश डॉट ds सदिश। अगर हमें संपूर्ण का चाहिए तो हमने क्या कर दिया था? समाकलन कर दिया। यहाँ से फाई बराबर बन गया था क्या? समाकलन ऑफ E सदिश डॉट ds सदिश। ओके, फिर हमने गाउस का नियम पढ़ा था। हमने गाउस के नियम में क्या पढ़ा था कि जो फ्लक्स का मान होता है किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान वो होता था उस बंद पृष्ठ में निहित कुल आवेश, जिसको हमने दिखाया था सिग्मा क्यू से, और एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात गतिशीलता थी उसके अनुपात के तुल्य होता है। ओके, तो हम लोग इस गाउस के नियम में इन दोनों समीकरणों को यूज करके, कौन कौन से दोनों समीकरण को? इस समीकरण को और इस समीकरण को यूज करके हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ओके, और ये जो फ्लक्स का मान हम गाउस ने बताया था वो बताया था किसी बंद पृष्ठ के लिए। ओके, और हमने यहाँ पर जो ds लिया है वो ds क्षेत्रफल सदिश लिया है, और क्षेत्रफल सदिश किस प्रकार से लिया है? अल्पांश के रूप में लिया है। किसके रूप में लिया है? अल्पांश के रूप में। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करेंगे, मान लीजिए मेरे पास इस अनंत रेखीय आवेशित तार के ऊपर कोई 2 अल्पांश है, 2 अल्प क्षेत्र है। मैंने माना एक अल्प क्षेत्र यहां पर उपस्थित है और एक अल्प क्षेत्र इतनी दूरी पर, यहां से इतनी दूरी पर नीचे उपस्थित है। मैंने माना 2 अल्पांश ले लिए। मैंने कौन कौन सा? मैंने ले लिया A1 और मैंने ले लिया A2। मैंने 2 अल्पांश ले लिए। ओके, हम जानते हैं
यहाँ पर कौन सा आवेश उपस्थित है? धनावेश उपस्थित है। तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से बाहर की तरफ, जबकि ऋणावेश होती है वो अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो अल्पांश आवेश उपस्थित है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होगी बाहर की तरफ। ओके, किस बिंदु पर देख रहे हैं हम लोग? बिंदु P पर। तो किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसके कारण वो होगी इस तरफ, इसके कारण बिंदु P पर बाहर की तरफ। ओके, इसी प्रकार से इसके कारण भी होगी बाहर की तरफ, ये भी बुझा लीजिए। ओके, मैं इस A1 के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है उसको मैं नाम दे रहा हूं DE1 और जो A2 के अंदर बनती है उसको नाम देता हूं मैं DE2। हमने इसको DE1 और DE2 नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये अल्प भाग है। कौन से भाग है? ये अल्प भाग है। तो अल्प आवेश के कारण अल्प भागों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या बनेगी? अल्प बनेगी। इसलिए हमने इस A1 वाले को नाम दे दिया DE1 और A2 वाले को नाम दे दिया DE2। ओके, अब बिंदु P पर मैंने माना एक कोण थीटा बनता है, ये भी कोण कितना बनता है? थीटा बनता है। ओके, अब इस बिंदु P पर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी तीव्रताएं प्राप्त हो रही हैं? दो तीव्रताएं। कौन कौन सी? DE1 और DE2। ओके, और हम ध्यान से देखें तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल परिमाण में भी समान है और इन पर प्रकृति भी क्या है? एक समान है। तो बिंदु P पर जो तीव्रता प्राप्त हो रही है वो तीव्रता परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है। और हमें पता है अगर सदिश राशि समान दिशा में होती है तो उसको जोड़ देते हैं, विपरीत दिशा में तो उसको घटा देते हैं, और अलग अलग दिशाओं में तो उसको हम लोग घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो हमारे पास कितने भाग प्राप्त हो रहे हैं? दो, और ये अलग अलग दिशाओं में है। कौन सी दिशाओं में है? अलग अलग में है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इनको घटकों में वियोजित कर देते हैं। घटकों में वियोजित करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे एक काल्पनिक घटक का निर्माण करते हैं। हम लोग काल्पनिक लिख लेते हैं एक। ओके, अब देखिए आप लोग, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल लिखना हो जाएगा थीटा, और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल लिखना हो जाएगा थीटा। ओके, अब हम घटक तोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर कौन है? DE2। पहले हम लोग इसके घटक तोड़ेंगे, इसके बाद हम लोग घटक तोड़ेंगे इसके। तो हम लोग जानते हैं घटक तोड़ना, हम जानते हैं। देखिए कैसे घटक तोड़ा जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक सदिश राशि है इस प्रकार से, और ये इस राशि को मैंने नाम दिया है A, और ये A राशि इसके साथ थीटा कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। अगर ये सदिश राशि है, ये इसके साथ कितना कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो यहां पर जिसके साथ कोण बनता है उसको लेते हैं कोस, और जिसके साथ कोण नहीं बनता उसको लेते हैं साइन। तो यहां हम लोग क्या ले लेंगे? इसके साथ इसको बोलेंगे हम लोग A कोस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे? A साइन थीटा। ओके, जिसके साथ कोण बनता है वो कोस, जिसके साथ कोण नहीं बनता वो साइन। ओके, तो हम लोग यहां से इसके घटक तोड़ते हैं। तो आप देखो ध्यान से, हमें यहां पर इस DE2 का इस घटक के साथ कोण बनता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ कोण बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो जिसके साथ कोण बनता हुआ हो जाएगा कोस, तो मैं लिखूंगा इसको DE2 कोस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनता वो हो जाता है साइन, तो हो जाएगा ये DE2 साइन थीटा। ओके, इसी प्रकार से हम लोग किसको घटकों में वियोजित करेंगे? DE1 को भी करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, DE1 का इसके साथ थीटा कोण बन रहा है और इसके साथ कोण नहीं बन रहा। तो जिसके साथ कोण बनता है वो कोस, जिसके साथ कोण नहीं बनता वो साइन। तो हम लोग नीचे देखते हैं, इस तरफ तो जाएगा क्या? DE1 कोस थीटा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? DE1 साइन थीटा। ओके, तो अब एक बार ध्यान से देखिए, यहां DE1 और DE2 जो है वो परिमाण में समान है, प्रकृति में भी क्या है? समान है। लेकिन अब आप देखिए इसकी रेखा पे देखिए आप लोग, ऊपर की तरफ कौन है? DE2 sin थीटा, नीचे की तरफ कौन है? DE1 sin थीटा। दोनों परिमाण में समान, दिशा में विपरीत। तो जो लंबवत घटक हैं वो लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि कौन से घटक? क्षैतिज घटक। कौन कौन से घटक? क्षैतिज घटक। कौन कौन से? DE2 cos थीटा और DE1 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करते हैं, जो किसके अनुदिश प्राप्त होती है? इस OP के अनुदिश प्राप्त होती है। ये OP इसके अनुदिश बाहर की तरफ प्राप्त हो रही है। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमने एक अनंताकार का तार लिया है। ओके, इसको हमने आवेशित किया है। ओके, इसका कोई मिड पॉइंट हमने O लिया है।
इस O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P लिया है जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ एक अल्पांश लिया A1, यहाँ अल्पांश लिया A2, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार से, जिसको हमने DE1 दिखाया। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा DE2, जिसको हमने DE2 से दिखाया। दोनों तीव्रताएं जो आ रही हैं वो अलग अलग दिशाओं में आ रही हैं, इसलिए हमने इनको किसमें विभाजित कर लिया, घटकों में विभाजित कर लिया। जब घटकों में विभाजित किया तो इसको हमने देखा ध्यान से, इससे कोण थीटा बन रहा, तो जो कोण बनता है उसको कोस से लिया, जिसके साथ कोण नहीं बनता उसको हमने साइन से लिया। इसी प्रकार से नीचे जो DE1 है इसको इसके साथ कोण बना, इसको लिए, इसलिए हमने इसको DE1 cos थीटा लिया। इसके साथ कोण नहीं बनता इसलिए हमने इसको sin थीटा लिया। और हमने क्या देखा, जब लंबवत घटक दोनों परिमाण में समान लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है, इसलिए लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि जो क्षैतिज घटक है वो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करते हैं, जो इस तार के लंबवत OP के अनुदिश या अक्ष के अनुदिश प्राप्त होती है। ओके, हमने यहां से दिशा निकाल ली है, और दिशा किस प्रकार से आई, इस तार के लंबवत इस OP के अनुदिश अक्ष के अनुदिश में प्राप्त हो रही है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं इस जो विद्युत क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है इसका परिमाण ज्ञात करते हैं। ओके, और किसके सहायता से ज्ञात करेंगे, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस ने स्टार्टिंग बात ये बताई थी कि जब हम लोग गाउस का नियम काम में लेते हैं या उपयोग में लेते हैं तो सबसे पहले हमें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है। ओके, तो हम लोग टॉपिक के अनुसार इस तार को लेते हैं पहले। अच्छा, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण चाहिए, इस तार के कारण। तो हम सबसे पहले हम इस तार को किस में बंद करेंगे, गाउसियन पृष्ठ में बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को उठा लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, तार ले लेते हैं। ओके, तो लो मैं लेता हूं एक तार, ये लीजिए। ओके, ये धनात्मक तार था, मैंने तार ले लिया, अनंत आकार का था। ओके, इससे कितनी दूरी पर हमने बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P था, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ज्ञात करनी थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ की, और जितना भी आवेश है उस आवेश को किसमें डाल देंगे, उस बंद पृष्ठ में डालेंगे। क्योंकि हमने फ्लक्स बताया था कि फ्लक्स जो गाउस ने बताया था, फ्लक्स फाई का मान क्या था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसने कहा था कि जो बंद पृष्ठ संबंधित फ्लक्स का मान होता है वो फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश और निर्वात की गतिशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। मतलब हमें जब गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होती है तो एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करना होता है, और उस आवेश को किसमें परिबद्ध करना है, उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध करना है। ओके, तो हम लोग बंद पृष्ठ में परिबद्ध करते हैं। हम लोग इसको बंद करना चाहें तो देखो किस प्रकार से बंद कर सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। मैं यहां से इसको ऐसे बंद कर दूं। ओके, ये बंद हो गया, और मैं इसको ऊपर से बंद कर देता हूं, ये लीजिए ऊपर से बंद हो गया। तो हम लोग ध्यान से क्या देख रहे हैं, जब हम इस तार को एक गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं तो हमारे पास एक बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है। ओके, अब हमने देखा था कि जब हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया था और हमने उससे फाई का मान निकला था, या फिर चुंबकीय विद्युत फ्लक्स का मान हमने फाई का मान देखा था, वो फाई का मान कुछ इस प्रकार से था, फाई बराबर फाई गणितीय मान था समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये कब काम में लिया था, जब हम लोग कोई अल्प भाग का क्षेत्रफल देख रहे हैं, और हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, इस तार को हमने अल्प भागों से बना हुआ माना था। मतलब हम लोग यहाँ पर संपूर्ण के लिए ना लेके सबसे पहले किसके लिए लेंगे, अल्प के लिए लेंगे, फिर उसके बाद में उसे क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ओके, मतलब हमें किसकी कल्पना करनी है, अल्पांश की कल्पना करनी है। ओके, और हमारे पास हम लोग जब ध्यान से देखते हैं तो इस बेलनाकार भाग के कितने क्षेत्रफल हमारे पास बनते हुए दिख रहे हैं, वो देखिए ध्यान से। एक तो इसका ये वाला भाग है जिसको हम लोग वक्र पृष्ठ बोलते हैं, एक इसका ये ऊपर वाला भाग है जो वर्ताकार भाग है, एक इसका नीचे वाला भाग है वर्ताकार भाग है। मतलब इस बेलनाकार भाग को हम कितने भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, 3 भागों से। और कौन कौन सा भाग, ये एक तो ये भाग जिसको मैं बोलता हूं S1 वक्रीय, S1 वक्रीय, एक ये वाला भाग जिसको मैं बोलता हूं S2 वृत्तीय, और एक ये वाला भाग जिसको बोलता हूं मैं S3 वृत्तीय। मतलब
इस बेलनाकार भाग के दो भाग तो कौन कौन से हैं? वृत्तीय हैं जिसको मैंने S2 और S3 नाम दिया है, और एक भाग कौन सा? इसका वक्रीय जिसको मैंने S1 वक्रीय नाम दिया है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आप ध्यान से देखिए, इसके कारण किसी भी बिंदु पे आप जब देखेंगे ध्यान से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस प्रकार से प्राप्त होगी? आपको इस तार के लंबवत इस OP के अंत से प्राप्त होने वाली है। ओके, मतलब हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस प्रकार प्राप्त हो रही है? इस तरफ, और OP के अनुदिश अक्ष की तरफ। ओके, तो हम लोग चाहे विद्युत क्षेत्र की दिशा हम लोग यहाँ देखें चाहे यहाँ देखें, किसी बिंदु पर देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ प्राप्त होगी? इस OP के अनुदिश अक्ष के अनुदिश हमें प्राप्त होने वाली है। तो देखो हम लोग इसकी दिशा देखते हैं। तो अगर मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखूंगा, वो भी इस प्रकार से आएगी बाहर की तरफ, जिसको मैंने दिखाया ई सदिश से। यहां देखूंगा तो भी इसकी तरफ बाहर की तरफ ई सदिश, और यहां देखूंगा तो इस पर भी बाहर की तरफ ई सदिश। ओके, और हमें क्या करनी है? अल्पांश की कल्पना करनी है। तो मैं 3 अल्पांश मान लेता हूं। मैं एक अल्पांश की कल्पना कर लेता हूं यहां पर, एक अल्पांश कर लेता हूं मैं S1 इस S2 भाग पर, और एक अल्पांश की कल्पना कर लेता हूं मैं इस वाले भाग पर। ओके, और हम जानते हैं क्षेत्रफल सदिश। हम क्या जानते हैं? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? ई सदिश डॉट ds सदिश, जहां पर ई सदिश कौन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ds सदिश कौन है? क्षेत्रफल सदिश। कौन है? क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? जैसे हमने देखा था, क्षेत्रफल के लंबवत जो सदिश निकलता उसको हमने क्या नाम दिया? क्षेत्रफल सदिश नाम दिया था। अगर ऐसे होगा तो इसके लंबवत इस प्रकार से, ऐसे होगा तो इसके लंबवत इस प्रकार से, और नीचे होगा तो इसके लंबवत इस प्रकार से, ऐसे होगा तो इस प्रकार से। तो हम लोग ध्यान से देखें तो किस प्रकार से हमें प्राप्त होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर की क्षेत्रफल की कल्पना करता हूं तो इसके लंबवत किस प्रकार से आने वाला है? इस प्रकार से। तो मैं यहाँ पर कोई कल्पना करूं किसी क्षेत्रफल की, तो यहाँ इसके लंबवत इस प्रकार से जाने वाला है। तो हम लोग क्या देखेंगे? इसी दिशा में कौन होगा? ds सदिश होगा। ओके, जबकि हम लोग जब यहां पर किसी क्षेत्रफल की कल्पना करेंगे, इसकी दिशा किस प्रकार से आने वाली है? इस प्रकार से आने वाली है क्षेत्रफल सदिश। क्योंकि क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? क्षेत्रफल के लंबवत। तो ये लीजिए यहां पर किस तरफ जाएगा? ऊपर ds सदिश। और जब हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे हम लोग इस प्रकार से कल्पना करेंगे, किस प्रकार आने वाला है? नीचे आने वाला है। तो ये लीजिए कौन हो जाएगा? ds सदिश। और जब आप ध्यान से देखें, हम लोग क्या देखें? यहां पर थीटा बराबर कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री दिख रहा है। यहां थीटा बराबर कितना दिख रहा है आपको? 90 दिख रहा है। और यहां पर थीटा बराबर कितना दिख रहा है आपको? 0 डिग्री दिख रहा है। ओके, मतलब इस वाले संपूर्ण भाग को हम कितने भागों में मान सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन से? S1 वक्रीय, S2 वृत्तीय और S3 वृत्तीय। इन 3 भागों में मानकर हम लोग इसको काल्पनिक पृष्ठ बना के इससे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं अभी देखते हैं। ओके, आगे चलते हैं अब हम लोग। तो यहां हमारे पास इस संपूर्ण भागों में कितने भागों में मान लिया? 3 भागों में। तो एक लाइन लिख लेता हूं मैं, चित्रानुसार गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और कौन कौन से भाग मान सकते हैं? S1 वक्रीय, S2 वृत्तीय और S3 वृत्तीय। ये 3 भागों से हम इसको मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं फाई का जो गणितीय मान होता है वो, क्योंकि फाई बराबर होता है समाकलन ऑफ ए सदिश डॉट डी एस सदिश। तब परिस्थिति अनुसार, तब स्थिति अनुसार लिख लेते हैं। तब स्थिति अनुसार देखो यहां भी बनेगा, यहां बनेगा और यहां बनेगा। तो कितने भाग बन गए? 3 भाग बन गए। तो मैं इसको इस 3 भागों में तोड़ूंगा। किस प्रकार तोड़ूंगा? मैं लिखता हूं समाकलन ऑफ ई सदिश डॉट ds सदिश
और मैं लिखता हूं यहां पर S1। और ये जो S1 वाला भाग है वो कौन सा भाग दिखाई दे रहा है हमें? S1 वक्रीय है, तो लिखूंगा S1 वक्रीय प्लस ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ये वाला भाग कौन सा है? S2 वर्तीय प्लस अगला कौन होगा? ई सदिश डॉट डी एस सदिश, और ये कौन होगा? S3 वर्तीय। और हम हमें पता है इन सब का मान किसके बराबर होता है? फाई के बराबर, तो हम लोग क्या लेंगे? बराबर फाई। ओके, अब हम इसको नाम दे रहे समीकरण नंबर 1। चूंकि हमें किसका अनुप्रयोग करना है? गाउस के नियम से करना है, तो हम लोग लिखते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, या फाई बराबर, आप देखिए यहां पर हमने जो देखा है वो आवेश किस प्रकार से वितरित है? एक लंबाई के अनुदिश वितरित है। और यहां हमने एक नई भौतिक राशि बनाई थी जिसको हमने कहा था रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहा था? रेखीय आवेश घनत्व। और हमने उसको किसे दिखाया था? लेमडा से दिखाया था। ओके, और हमने डिफाइन किया था लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एल। कहने का मतलब एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो थी वो क्या कहलाता था? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता था। तो मैं यहां से इस Q बराबर क्या लिखता हूं? Q बराबर मैं लिखता हूं क्या? लेमडा इंटू एल लिख सकता हूं। तो हम लोग यहां से ध्यान से देखें तो इस सिग्मा Q को मैं क्या लिख सकता हूं? लेमडा इंटू एल। तो हम लोग लिख सकते हैं साइड में, क्योंकि लेमडा बराबर क्या होता है? Q अपॉन एल। तब Q बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? लेमडा एल लिख सकते हैं। तो यहां से फाई बराबर क्या आ जाएगा? फाई बराबर जाएगा ये, फाई बराबर सिग्मा Q का मान कितना? लेमडा एल। तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसको मानता हूं समीकरण नंबर में 2। ओके, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से फाई बन गया, हमने इस प्रकार से ले लिया। और हम गाउस के नियम से जानते हैं फाई बराबर क्या होता है? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और क्यू बराबर हमने इस प्रकार से लिया तो क्या बन गया? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण बन गई। हमारे पास कितने समीकरण बन गई? 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ये किसके बराबर? फाई के बराबर। ये किसके बराबर? फाई के बराबर। तो मैं इसका मान इसके बराबर रख सकता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से इसका पूरे का मान किसके बराबर होगा? इस फाई के बराबर। फाई का मान कितना है? इतना है, तो रख दीजिए। ये हो जाएगा ई सदिश। ओके, एक छोटी सी बात और देखिए ध्यान से, हमें पता है यहां पर कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट हिसाब से क्या आता है? कोस आता है। मतलब इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या खुलेगा? ईडीएस कोस थीटा। इसको बोलेंगे क्या खुलेगा? ईडीएस कोस थीटा। इसको बोलेंगे क्या खुलेगा? ईडीएस कोस थीटा। और साथ में हम लोग क्षेत्रफल को देखते हैं। ये S1 वक्रीय, देखिए ध्यान से, S1 वक्रीय ये रहा, और थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। दूसरा S2 वर्तीय, S2 वर्तीय कहां? ये रहा, और S2 वर्तीय में थीटा बराबर कितना है? 90। तो हम लोग लिखेंगे ईडीएस कोस 90। इसी प्रकार से हम लोग ध्यान से देखें तो तीसरा जो S3 वर्तीय है, S3 वर्तीय इस तरफ है, थीटा का मान कितना है? 90 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईडीएस कोस 90। ये वैल्यू रखने के बाद हम लोग इसको फाइव इक्वल करेंगे तो देखो किस किस से? समीकरण और 1 और 2 से। तो मान रखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे? इसको खोल के लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा। ये कौन सा भाग है? S1 प्लस इसको भी खोलेंगे, क्या खोलेगा? ई डी एस कॉस थीटा। ये कौन सा भाग है? S2 प्लस इसको भी खोलेंगे, कौन खुलेगा? ई डी एस कॉस थीटा। ये वाला कौन सा भाग है? S3 बराबर, ये किसके बराबर? फाई के बराबर। ये किसके बराबर? फाई के। मतलब ये दोनों, ये पूरा मान किसके बराबर हो सकता है? इसके बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा? बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम लोग ध्यान से देखें तो यहां हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। यहां थीटा बराबर कितना है? कॉमा लगा लिख दीजिए। थीटा बराबर कितना है? S1 में थीटा बराबर कितना है? 0। यहां थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर S2 में थीटा बराबर है 90। और S3 में थीटा बराबर कितना है? S3 में थीटा बराबर है कितना? ये लीजिए 90। और जब आप लोग इसमें वैल्यू रखेंगे,
आप ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा थीटा का मान कितना 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जब हम लोग यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे 90, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, मतलब ये वाला मान कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग जब थीटा का मान कितना रखेंगे 90 रखेंगे, तो cos 90 का मान कितना 0, तो ये वाला मान भी कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। मतलब ये दोनों मान कितना जाएंगे 0 जाएंगे, यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा कितना cos थीटा का मान cos 0 का मान कितना 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं समाकलन ई डी एस, और ये कौन सा भाग है S1 भाग है, बराबर कौन प्राप्त होगा ये देखिए क्या सामने कितना लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके ओके, अब एक बात देखिए ध्यान से आप लोग, यहां हमने क्या लिखा ई डी एस, और ये कौन सा भाग है S1 भाग है। आप S1 भाग को देखिए ध्यान से, ये वाला भाग है। ओके, और आप ध्यान से देखिए इस तार के कारण बिंदु P पर हर जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या प्राप्त होने वाली है, एक समान प्राप्त होने वाली है, क्योंकि हमने अल्पांश लिए थे। हर जगह किसी भी जगह ले लो आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है एक समान। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि एक समान रहने वाली है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहने वाली है नियत रहने वाली है। और जब हम लोग समाकलन करते हैं तो नियत राशि को ले लेते हैं बाहर ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ से ई को ले सकते हैं बाहर। तो हम लोग आगे यहाँ से इस जगह करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा ई आ जाएगा बाहर, तो ये लीजिए ई आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा समाकलन ऑफ डी एस, और ये कौन सा भाग है S1 भाग है, बराबर क्या हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ओके, अब एक बार ध्यान से देखिए, ये S1 और ds समाकलन ऑफ ds और S1 डायग्राम में चलिए एक बार, ये वाला कौन सा भाग था ds1 भाग था। ओके, ये ds S1 का ये वाला भाग था। अब हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या किया समाकलन किया है, मतलब इसका हमने पूरा भाग देखा है, और पूरा भाग में क्या दिख रहा है बेलन का क्षेत्रफल दिख रहा है। क्या भाग दिख रहा है बेलन का क्षेत्रफल, मतलब हम लोग समाकलन ऑफ ds S1 की जगह क्या रख सकते हैं पूरे बेलन का क्षेत्रफल रख सकते हैं। बेलन का क्षेत्रफल आप जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं चूंकि समाकलन ऑफ ds और कौन क्षेत्रफल का S1 का जो मान प्राप्त होगा इधर साइड में लिख लेते हैं, चूंकि समाकलन ऑफ ds और कौन से भाग का S1 भाग का S1, देखो ये समाकलन ds है, छोटा सा भाग ये है, हम लोग पूरे का करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा ये वाला भाग बन जाएगा, और ये वाला भाग आपको क्षेत्रफल में दिख रहा है वो कौन है बेलन का क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr l। ओके, और मैं क्या मान लेता हूं जो इसकी लंबाई है वो कितनी लंबाई है l लंबाई है। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, मतलब इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 2πrl लिख सकते हैं, तो मान रख दीजिए ये हो जाएगा या E इंटू ds समाकलन इसका मान कितना 2πrl, तो हो जाएगा ये 2πrl बराबर क्या हो जाएगा लेमडा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप ध्यान से देखिए इस तरफ l से l कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या बन जाएगा हमें क्या ज्ञात करना था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, जिसको किससे दिखाते हैं ई से, तो ई को रखेंगे एक तरफ और बाकी को ले जाएंगे हम लोग एक तरफ, तो क्या बन जाएगा या लगा कि या ई बराबर 2πr आ जाएगा इसके अपॉन में, तो हो जाएगा ये लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ओके, ये क्या बन गया क्षेत्र की तीव्रता बन गई। इसको हम लोग एक रूप में और बना सकते हैं, एक रूप में कैसे बना सकते हैं सुनिए, मान लीजिए मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूं, किससे गुणा करता हूं ऊपर नीचे 2 से गुणा करता हूं, देखो 2 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, मैं यहां इसको थोड़ा सा इस तरफ लिख सकता हूं, तो ओके हम क्या करते हैं इस समीकरण को ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, तो जैसे ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर ये हो जाएगा E बराबर 2 इंटू लेमडा अपॉन इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितने जाएंगे 4, तो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और हमें पता है हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए मैं इसके गुणा में 1 मानूं तो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। और हम जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है स्मॉल k के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग इसको नए रूप में लिख सकते हैं। नए रूप में क्या लिखेंगे E बराबर क्या लिख सकते हैं ऊपर तो कितना है 2 और 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन r। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया मान हमें प्राप्त हो सकता है, इसको मतलब ये तो प्राप्त होता ही होता है, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको सदिश रूप में देखता हूं, कौन से रूप में देखता हूं सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा E सदिश बराबर
2k लेमडा अपॉन r। और हमें पता है जब सदिश रूप में लिखते हैं तो ये तो केवल कौन है, परिमाण है, और हम लोग क्या लगाएंगे, इसकी दिशा भी लगाएंगे। और दिशा को कौन दिखाता है, एकांश दिश। एकांश दिश किसको इंगित करता है, उसकी दिशा को दिखाता है। और एकांश दिश दिखाने के लिए हम लोग, यदि हमने r द्वि काम है तो हम लोग एकांश दिश क्या लगा में लेंगे, r कैप। तो साथ में हम लोग क्या लगा देंगे, r कैप। ये कौन सा रूप हो जाएगा, इसका सदिश रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कर सकते हैं, जो कितनी प्राप्त होगी, 2k लेमडा अपॉन r प्राप्त होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ और बनाते हैं। एक बार आप समीकरण 3 को ध्यान से देखिए। समीकरण 3 से, चलो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3 जो परिमाण रूप है, इसको समीकरण 3 ध्यान से देखिए। E बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 2k लेमडा अपॉन r प्राप्त हो रहा है। ओके, तो मैं यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है, मैं लिखता हूं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 को ध्यान से देखिए। आप क्या बन रहा है, यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेमडा के समानुपाती दिख रही है। किससे समानुपाती दिख रही है, लेमडा के। दिख रहा है बिल्कुल ये समानुपात में है, तो क्या हो जाएगा, E समानुपाती लेमडा। मतलब अनंत रेखीय आवेशित तार के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है, लेमडा। और लेमडा कौन है, रेखीय आवेश घनत्व। तो यहां से एक लाइन बनती है क्या, कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण बनने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के समानुपाती होती है। मतलब हम लोग यहां से इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो मैं यहां पर इसका ग्राफ बड़ी आसानी से बना सकता हूं। और अभी हम लोग एक राशि और देखिए ध्यान से, तो फिर ग्राफ साथ बना लेते हैं। देखिए यहां देखो एक राशि और, यहां पर दूरी है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती दिख रही है। क्या दिख रही है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग देख सकते हैं यहाँ इस समीकरण 3 से क्या, कि जो E है वो E समानुपाती क्या दिख रहा है हमें, 1/r दिख रहा है। मतलब जो दूरी है r है उसके कैसा होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग यहाँ से वक्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आप देखिए ये जो वाला वक्र बनेगा E लेमडा वक्र। कौन सा वक्र, E लेमडा वक्र। वो लेमडा E और लेमडा वक्र तो क्या बनने वाला है, समानुपात। क्योंकि अगर इसका मान बढ़ता है तो इसका मान भी बढ़ता है। देखो ध्यान से, जब मैं इस लेमडा का मान बढ़ाता चलूंगा तो उसी अनुपात में किसका मान बढ़ता चलेगा, E का मान बढ़ता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर लेमडा बढ़ाएंगे तो E का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ जो वक्र बढ़ेगा वो किस प्रकार से बढ़ेगा, समानुपात में। इस प्रकार से तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर E समानुपाती लेमडा। जबकि जब हम लोग ई आर वक्र देखते हैं, कौन सा वक्र देखते हैं, ई आर, ई और आर में वक्र देखते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, ये लीजिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ ई और यहाँ लिख लेता हूँ आर। जब हम लोग ई आर वक्र देखते हैं तो आप देखिए ध्यान से, ये कैसे दिख रहा है व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, ये घटता है तो ये बढ़ता है, और ये बढ़ता है तो ये घटता है। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपात दिख रहा है। अगर ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती वक्र कैसे बनाते हैं हम लोग, कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से। और हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, E समानुपाती 1/r, और हमें ये स्पष्ट भी हो रहा है। ये था आपका गाउस के नियम का फर्स्ट अनुप्रयोग, जो बहुत आसान है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, और एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद में आप खुद से नोट्स बनाइए, बहुत आसान रहेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।